मैंने जो पढ़ा था वो ये कि उन्होंने कहा ये नई प्रथा शुरू हो गई है। तो अब क्या नई प्रथा शुरू करना, नई जो न्याय संहिता है या पुरानी जो दंड संहिता है उसमें कहाँ अपराध है? कहा गया कि नई प्रथा शुरू हो गई इसलिए हमने किया। तो ये पहले बतलाना पड़ेगा कि नई प्रथा शुरू करना कहाँ अपराध है। तो ये सरासर एक गैर कानूनी चीज़ है जो भारतीय राज्य कर रहा है, और अब वो धड़ल्ले से कर रहा है। मुसलमान जो भी करेंगे, आई लव मोहम्मद किया, मुसलमान अब अपने घर में अगर तरावी कर रहे हैं, तलावत कुछ भी कर रहे हैं, उसको भी अपराध ठहराया जाता है। कहा जाता है आप अपने घर में सिर्फ आप नमाज पढ़ सकते हैं, 5 लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अपनी छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये जो आई लव मोहम्मद है, इसको नई प्रथा करके इसका विरोध, इसको गैर कानूनी ठहराया जा रहा है। बाकी जगह कहा जाता है कि आप अपने घर में 5 लोगों को लेकर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मुसलमानों की ज़िंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। क्या मकसद है सर इसका? मतलब सरकार इसका क्या मकसद सिर्फ एक है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोषित उद्देश्य है, जो विनायक दामोदर सावरकर का है। भारत में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का तरीका वह नहीं है जो हिटलर का है, जिसमें सफाये का मामला है। भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है मुसलमानों को अंगूठे के नीचे रखना, उनको पूरी तरह से दोयम दर्जे के शहरी में तब्दील कर देना। वे अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, वो हम नहीं करने देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें किस तरह जीना है। तो यानी यह जो पूरा मॉडल है, यह मॉडल, इसे हम कहते हैं, ये डोमिनेशन पर आधारित मॉडल है, जिसमें मुसलमान पूरी तरह से एक डोमिनेटेड कौम रहेगी। उसको ज़िंदा रहने दिया जाएगा, लेकिन वो डोमिनेटेड रहेगी, उस पर कब्जा रहेगा। हम उसके किसी भी जीवन की किसी भी गतिविधि को कभी भी नियंत्रित कर सकेंगे। इससे ज़्यादा हास्यास्पद नोटिस कुछ हो नहीं सकती है। ऐसे लोग होंगे समाज में जिनके दिमाग में खलल हो और जो इस तरह की शिकायत किया करें, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय को समझदारी से काम लेना चाहिए और इनको रद्दी के टोकरे में डालना चाहिए, न कि इनको आप सारे टेलीविज़न चैनल को भेजेंगे और उन्हें कहेंगे कि वे कार्रवाई करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम सब भाषा के बारे में जानते हैं, ज़बान के बारे में जानते हैं, ज़बान कैसे बनती है। वह मेल जोल से बनती है, आने जाने से बनती है, और उसमें अलग अलग किस्म के शब्द, अलग अलग किस्म के मुहावरे आते जाते रहते हैं। अगर आप सबकी छटाई करने लगेंगे तब आपके पास कोई भाषा बची नहीं रह जाएगी। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि हिंदी है क्या, शुद्ध हिंदी क्या है, और सिर्फ उसमें से उर्दू शब्द निकालने पर ही इतना आग्रह क्यों है। हिंदी में दूसरी भाषाओं से भी शब्द आए हैं, आप उनको निकालने के बारे में बात नहीं करते। सिर्फ उर्दू निकालने का आग्रह इसलिए है कि उर्दू को आपने मुसलमानों से जोड़ दिया है, और इसलिए आप ये सोचते हैं कि हिंदी अब अशुद्ध हो गई है मुसलमानी शब्दों के आने से, इसलिए उर्दू को निकाल दिया जाए। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन यह इसलिए बहुत गंभीर है कि यह सरकारी तौर पर भी किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के ख्याल होंगे, लेकिन जब सरकार इस तरह की कार्रवाई करने लगे तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। सर क्या लग रहा है, मुसलमानों से जुड़ी जो पहचानें हैं, भाषाएं हैं, उन सबको? यह तो पिछले 11 साल से हमें दिखलाई पड़ रहा है कि जिसे आप मुसलमानी पहचान कहते हैं, छाप कहते हैं, उसका चिन्ह कहते हैं, उसकी गंध कहते हैं, उन सबको धीरे धीरे हटाने की कोशिश हो रही है। आराम बाग से आप आ हटा देते हैं, उसको राम बाग बना देते हैं, और आप सड़कों के नाम बदलते हैं, आप इलाहाबाद का नाम बदलते हैं, आप मुग़ल सराय का नाम बदलते हैं, आप फैज़ाबाद का नाम बदलना चाहते हैं। तो इसको एक प्रकार का सांस्कृतिक जनसंहार कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्दावली है, इसे कल्चरल जेनोसाइड कहा जाता है। जब कल्चरल जेनोसाइड शुरू होता है तो वो वास्तविक जेनोसाइड की पूर्व पीठिका है, जिसमें जिनसे जुड़ी हुई पहचान को पहले आप मिटाते हैं, फिर उनको मिटाना चाहते हैं। और भारत में दोनों कार्रवाइयाँ साथ साथ चल रही हैं कि आपने कहा हम पहले यह जो बाहरी प्रभाव है उसको हम हटाएंगे, उसके बाद बाहरी लोगों को हटाएंगे।